Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a relation between Harappan civilization and Vedic age. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के बारे में तो आप बेसिक हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। मैं एक बार उनके बारे में रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम लोग करंट डेवलपमेंट पे आएंगे। देखिए, जो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इट स्पैंड फ्रॉम अबाउट 3300 to 1300 BC across the northwestern side or towards the northwestern side of India, mostly in modern day अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इस रीजन में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन प्रिवेल किया फ्रॉम 3300 to 1300 BC, बट पीक वाज समवेयर क्लोज टू अबाउट 2000 BC। और इस सिविलाइजेशन के लोगों ने कई सारे इनोवेशंस भी डेवलप किए, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स, मेजर, सील कार्विंग, मेटलर्जी, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज भी कहते थे, लीड, टीन, ये सब डेवलप किया। स्क्रिप्ट भी उनकी खुद की थी। इस तरीके के कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। वो बात अलग है कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। इस कारण से उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ खास हमें पता नहीं है, उनका गवर्नेंस सिस्टम किस तरीके का है उसके बारे में बहुत कुछ हम लोग नहीं जान पाए, क्योंकि अभी भी उनके पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को हम लोग पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए। बट एक बात जरूर है कि हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू विटनेस ए डिक्लाइंड आफ्टर 1800-1700 BC, और इसके पीछे कारण बताया गया है क्लाइमेट चेंज, जिस कारण से जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, खासकर इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्होंने अपना लगातार कोर्स बदलना शुरू किया, जिस कारण से फ्रीक्वेंट फ्लड्स आए, कहीं कहीं पे ड्रॉट आया। तो क्लाइमेट चेंज और उसके कारण रिवर का जो वाटर वॉल्यूम है वो कम होना, फ्रीक्वेंट तरीके से अपना कोर्स बदलना, ऑल सच फैक्टर्स लेड टू डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वंस सॉ अ ह्यूज लेवल ऑफ राइज दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। एंशिएंट इंडिया का पहला अर्बनाइजेशन हड़प्पन कल्चर में ही देखने को मिला, पर धीरे धीरे गॉट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ मेनली क्लाइमेटिक रीजन्स एंड पीपल इमिग्रेटेड आउट ऑफ दिस रीजन। अब उसके कुछ दिनों बाद धीरे धीरे नॉर्थ साइड में, भारत के नदर्न साइड में एक कल्चर डेवलप हुआ जिसको हम लोग वैदिक एज कल्चर भी कहते हैं। एक तरह के लोग आए जिनको हम लोग कहते हैं आर्यंस। इट इज कंसिडर्ड दैट आर्यंस केम फ्रॉम द स्टेपी रीजन ऑफ यूरेशिया। तो उस जगहों से आर्यंस लोग भारत के अंदर आए, एंड दे बाय दैट टाइम हैड डेवलप्ड आयरन ऑल्सो। बिकॉज ऑफ द आयरन दे कुड मेक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट्स, हथियार अच्छे बना सकते थे, फसल काटने के या पेड़ को काटने के लिए भी अच्छे से टूल्स बना सकते थे बिकॉज ऑफ द आयरन। तो उस आयरन की मदद से उन्होंने फिर ये जो नदर्न साइड में डेंस फॉरेस्ट थे उनको कट करके धीरे धीरे सेटलमेंट बनाना शुरू किया, और इस तरीके से नदर्न साइड में शुरू हुआ आर्यन लोगों का सेटलमेंट, एंड विद दैट स्टार्टेड अ कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक कल्चर। क्योंकि द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट दैट गाइडेड द लाइफ ऑफ द आर्यंस वेयर द वैदिक टेक्स्ट, जिसमें सबसे पहला था ऋग्वेद, बाकी 3 और भी हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो आप जानते हैं, बेसिक हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। और ये जो आर्यन लोग हैं इनका सेटलमेंट नदर्न साइड में जो हुआ, इसी को हमने कहा वैदिक एज। तो 2 सिविलाइजेशन के बारे में बात हुई, पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और दूसरा कुछ दिनों बाद नॉर्थ साइड में हमने देखा वैदिक एज। हड़प्पन पीपल दे आर कंसिडर्ड टू बी पीपल ऑफ ब्रॉन्ज एज, while वैदिक पीपल दे आर कंसिडर्ड टू बी द पीपल ऑफ आयरन एज। अब हाल फिलहाल की डेवलपमेंट समझिए। सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने अपने 12th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक में एक मेजर बदलाव किया, जहां पे उन्होंने क्लेम किया कि दीज हड़प्पन्स वेयर इंडिजीनस पीपल। इंडिजीनस मतलब ये कहीं और से आकर के इस एरिया में सेटल नहीं हुए थे, ये यहीं के लोग थे। इसी एरिया में एंशिएंट टाइम से ही जो आप कह सकते हैं नोमैडिक लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे वापस से यहाँ पे सेटल्ड लाइफ बिताना शुरू किया। तो दे डिड नॉट कम फ्रॉम एनी अदर प्लेस, इंडिकेटिंग। तो एनसीईआरटी रिसेंटली मेड ए मेजर एडिशन क्लास 12th हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इंडिकेटिंग दैट हड़प्पन्स वेयर एन इंडिजीनस पीपल।
क्या बेसिस रहा इस असर्शन का? तो बेसिस ये था दैट द साइंटिस्ट्स एंड archaeologists have find DNA evidence which is about 4,600 years old, which is DNA of a woman. उसको स्टडी करके इस एरिया में उन्होंने ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हड़प्पन लोग जो हैं वो कहीं और से ना करके इसी एरिया के इंडिजिनस पीपल थे। बट साथ ही साथ एनसीईआरटी ने एक डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि दिस असर्शन रिक्वायर्स मोर रिसर्च इन फ्यूचर। अभी उन्होंने बस कहा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ द डीएनए ऑफ अ वुमन विच इज अबाउट 4,600 ईयर्स ओल्ड। फिर हमने देखा वैदिक कल्चर के बारे में। अब क्या है कि साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स स्टडी कर रहे हैं कि क्या वाकई तौर पे आर्यंस बाहर से आए थे, स्टेपीज रीजन से आए थे, या फिर आर्यंस ही हड़प्पन्स हैं। बेसिकली हड़प्पन लोग ही नॉर्दर्न साइड में सेटल होने लगे और उन्होंने इस सेटलमेंट को डेवलप किया और जिसको बाद में कहा गया वैदिक कल्चर। सो दिस रिलेशन इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनको कुछ इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। तो रिलेशन बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस बाहर से आए। ज़्यादातर लोग कहते हैं स्टेपीज रीजन से आए, यूरेशियन रीजन से आए और भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में उन्होंने सेटलमेंट बनाई। सेटलमेंट के पीछे उनके लिए जो मेन इम्प्लीमेंट काम किया वो थे आयरन बेस्ड इम्प्लीमेंट, इसलिए इसको वैदिक एज या आयरन एज भी हम लोग कहते हैं। वैदिक एज क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वेदास हुआ करते थे। अब एविडेंसेस क्या मिल रहे हैं? क्यों आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग ही वैदिक एज वाले लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया था, कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था? उसके पीछे तीन मेन कारण हैं। एक्सकेवेशंस में जो फाइंडिंग्स मिली हैं, जैसे राखीगढ़ी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट हुआ करता था, तो राखीगढ़ी से कुछ एविडेंसेस मिले हैं ऑफ रिचुअल प्लेटफॉर्म्स, फायर अल्टर्स। अब रिचुअल प्लेटफॉर्म्स, फायर अल्टर्स, ये सब का महत्व तो वैदिक एज में ही था, क्योंकि आपको पता है यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो वहाँ पे फिर रिचुअल्स और पूजा पाठ इन सब का सिग्निफिकेंस ज़्यादा था। ऋग्वेद में तो आपको पता है मेनली हिम्स हैं, सामवेद में उसके लिए फिर थोड़े से म्यूजिक दिए हुए हैं ताकि उन हिम्स को हम लोग प्रोनाउंस कर सकें, गा सकें। तो रिचुअल्स का ज़्यादा महत्व अथर्ववेद, यजुर्वेद इन सब में है। और रिचुअल्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स, फायर ऑल्टर्स, ये सब मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट साइट राखीगढ़ी में। इससे आर्कियोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो वैदिक कल्चर है दोनों लोग एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। उसके अलावा द इम्पोर्टेंस ऑफ सरस्वती रिवर, जो उस टाइम की सरस्वती रिवर थी, उसको आज के डेट में हम लोग घग्गर या हाकरा नदी कहते हैं, जो आज के डेट टाइम में गुजरात के कच्छ रीजन में फ्लो करती है। सरस्वती रीजन का या सरस्वती रिवर का ऋग्वेद में 71 टाइम्स मेंशन किया गया है, यानी कि ऋग्वेदिक लोग सरस्वती रिवर को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। एट द सेम टाइम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ये पता चला है कि द हड़प्पन सेटलमेंट्स वेयर मेनी हड़प्पन सेटलमेंट्स वेयर अलोंग द रिवर सरस्वती एज वेल। तो मुद्दा यह है कि सरस्वती नदी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सरस्वती नदी के अलोंग भी कई सारे सेटलमेंट्स थे और सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में भी काफ़ी बार किया गया, 71 टाइम्स किया गया है। तो मतलब जब दोनों तरह के लोग सरस्वती नदी को इतना महत्व देते हैं तो ये संभव है कि दोनों लोग एक ही हैं, अलग से नहीं आए हैं। सेट ऑफ एनिमल्स बोन्स आर फाउंड सेट ऑफ एनिमल बोन्स हैव बीन फाउंड। जो सूरकोटदा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां से कुछ एनिमल बोन्स मिले हैं। वो एनिमल बोन्स आर बेसिकली हैविंग स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस विथ द डोमेस्टिकेटेड हॉर्स ऑफ वैदिक कल्चर पीपल। ऋग्वेदिक कल्चर के जो लोग हैं वो लोग जिस तरह के हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे, उस तरह के हॉर्सेस के बोन्स सूरकोटदा रीजन से मिले हैं, जो एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हुआ करता था। तो राखीगढ़ी
से आर रिचुअल प्लेटफॉर्म्स, सरस्वती नदी का महत्व और सूरकोटदा से एनिमल बोन्स। ये 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट्स अब धीरे धीरे इस तरफ बढ़ चले हैं कि कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग ही बाद में वैदिक कल्चर वाले या आर्यन लोग कहे गए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग, हड़प्पन लोग, इसको एनसीईआरटी ऑलरेडी कह चुका है कि वो भारत के इंडिजिनस लोग थे, मतलब भारत के ही लोग थे। इसका मतलब हड़प्पन लोग भारत के लोग थे, इंडिजिनस, और वही लोग बाद में वैदिक कल्चर के लोग कहे गए। तो इसका मतलब जो सो कॉल्ड वैदिक कल्चर वाले लोग या आर्यंस हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, और भारत के ही इंडिजिनस लोग हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द लिंक नाउ। क्या स्टैब्लिश हो रहा है? हड़प्पन वाले भारत के इंडिजिनस, और हड़प्पन वाले ही हैं वैदिक कल्चर वाले, तो मतलब वैदिक कल्चर वाले भारत के इंडिजिनस लोग हो गए। अगर ये थ्योरी स्टैब्लिश हो जाती है तो इससे क्या इम्पैक्ट निकल करके आएगा? इससे आर्यन इन्वेजन थ्योरी रिजेक्ट हो जाएगी एज मिथ। क्या है आर्यन इन्वेजन थ्योरी? तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये कहती है कि आर्यंस स्पेशल और डिफरेंट सेट ऑफ पीपल मेनली बिलोंगिंग टू द यूरेशियन रीजन, स्टेपीज रीजन ऑफ यूरेशिया, वहां से दे केम टू द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, दे अटैक्ड द सो कॉल्ड इंडियन Indus Valley civilization people, and Aryan invasion was one big reason behind decline of Indus Valley civilization. So basically Aryan came from outside. ये आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अगर हम ये साबित कर देते हैं कि नहीं नहीं आर्यंस बाहर से नहीं आए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ही लोग थे, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि अभी भारत के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं वो इंडिजिनसली, मूल रूप से भारत के ही लोग रहे हैं राइट सिंस एंशिएंट टाइम, कोई बाहर से नहीं आया है। ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है इसको प्रमोट किया, पहली बार दिया मैक्स म्यूलर ने, जर्मन फिलोलॉजिस्ट था, मतलब लैंग्वेज को स्टडी करने वाले, एंशिएंट लैंग्वेज को स्टडी करने वाले इंसान थे मैक्स म्यूलर, और उन्होंने ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी पहली बार दी कि आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड, अटैक्ड Indus Valley civilization, which was major reason behind decline of Indus Valley civilization, and then they got settled in the northwestern region of India, and this age was known as Iron Age. बाद में यही Iron Age by 600 BC will be known as Age of महाजनपद। वो सेटल होंगे, आपने हिस्ट्री तो पढ़ी रखी है ना, ऋग्वेद का एज, मेनली वैदिक एज 1500 to 1000 BC, फिर 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का एज कहा जाता है एज ऑफ जनपद, and then age of Mahajanpad was seen post 600 BC, which was again rise of urbanization in North India. So India saw two urbanization, one during the Indus Valley civilization and another during the age of Mahajanpad. दोनों के बीच में अंतर लगभग 1500 साल का रहा है, दो अर्बनाइजेशन के बीच में। अभी बात बस इतनी है कि ये दोनों लोग एक ही हैं वो इस्टेब्लिश करने की, और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाती है तो मैक्स मूलर का ये आर्ग्यूमेंट या ये थेसिस कि आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे इन्वेडेड द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया विल बी रिजेक्टेड। मैक्स मूलर ने किस ग्राउंड पे ये आर्ग्यूमेंट दिया था आर्यन इन्वेजन थ्योरी का, वो भी जरा देखते हैं। तो ही वॉज बेसिकली he would study languages. So Max Muller studied Sanskrit language, which was the main language of the Vedic culture people. And Sanskrit language has very much similarity with major European languages. तो लैंग्वेज के स्टडी के बेसिस पे मैक्स मुलर ने कहा कि जरूर ये यूरोपियन लोग बाहर से आए होंगे और उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन करके फिर सेटलमेंट किया है। उसके अलावा कुछ स्केलेटन्स को भी बेसिस बनाया गया है, एक्सकेवेशन के बेसिस पे कुछ स्केलेटन मिले जिसको बेसिस बना करके आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। बट मेन बेसिस बिहाइंड दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज the similarity between Sanskrit language and major European languages. अब सोचिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी अगर सही मान ली गई तो इससे क्या होगा? इससे हमारे देश के ऊपर कोई भी अगर अटैक करता है और हम उनको अगर आउटसाइडर कहते हैं कि नहीं नहीं आप आउटसाइडर हमारे देश में अटैक कर रहे हो, तो वो काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि अरे आप भी तो आउटसाइडर ही हैं, यू आर ऑल्सो डिसेंडेंट ऑफ आर्यंस ओनली एंड यू ऑल्सो केम फ्रॉम आउटसाइड। तो नेशनल मूवमेंट के दौरान ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल हिंड्रेंस बन गई, क्योंकि नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल किसके अगेंस्ट चल रहा था? अंग्रेजों के खिलाफ। और हम लोग कह रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप अपने देश जाओ,
और अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी सत्य साबित हो गई, जो उस टाइम में कई सारे हिस्टोरियंस ने सत्य साबित करने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये है कि जो सो कॉल्ड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब तो आर्यन, ज्यादातर लोग आर्यन डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के लोग, वो लोग भी फॉरेन इन्वेडर ही हैं, वो भी यूरोपियन ही हैं। तो अंग्रेज कहेंगे कि तुम भी चलो हमारे साथ, ठीक है, हम थोड़ा बाद में आए, तुम पहले आए, लेकिन आए तो तुम भी बाहर से ही हो, तुम भी चलो, और अगर तुम रह रहे हो तो हमें भी रहने दो। तो बेसिकली देयर आर हिस्टोरियंस लाइक आरसी मजूमदार, दे ओरिएंटल हिस्टोरियंस, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ईस्ट के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखते हैं। उन्होंने कहा कि लुक, वी जस्ट डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड, वेदर दे वर इन्वेडर्स और दे वेयर हड़प्पन पीपल ओनली, उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। बट जो लोग भी इनको आर्यन इन्वेजन थ्योरी को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली दे वांट टू लेजिटिमाइज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इस पे इस कारण से मुझे लगता है तो हिस्ट्री का प्रश्न, लेकिन करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण एरिया है जहां पे प्रश्न आ सकता है मेंस में। हड़प्पन लोग इंडिजिनस हैं भारत के, और हड़प्पन के लोग ही इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, कोई विदेशों से नहीं आए हैं। मैक्स मुलर गलत बोल रहा था, मैक्स मुलर वेस्टेड इंटरेस्ट से बोल रहा था ताकि ब्रिटेन का कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया को वो लॉजिकली जस्टिफाई कर पाए। अगर ये चीजें साबित हो जाती हैं और ये साबित हो जाता है कि हड़प्पन लोग ही वैदिक कल्चर वाले लोग हैं, देन थिंग्स और हिस्ट्री विल चेंज ड्रास्टिकली, और अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्ट्री विल चेंज ड्रास्टिकली। इस टॉपिक के बेसिस पे ये एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए कि सिंपल सा, ये यूपीएससी 2017 में आया था। दोनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस क्वेश्चन भी मैंने आपको दे रखा है इस टॉपिक के बेसिस पे कि व्हाट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पास्ट। जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप आराम से जवाब लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इशूज ऑफ फ्रीबीज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि हाल फिलहाल में लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हैं, और आजकल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कम और सेल्समैन की तरह ज्यादा बिहेव कर रही हैं। सेल्समैन क्या करते हैं, अपना सामान बेचने के लिए अलग अलग कंसेशन देते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह के कंसेशन दे रहे हैं, लोगों को छूट दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि द मेन रूलिंग पार्टी सो फार बीजेपी, इट केम अप विद द प्रोमिसेस नोन एज मोदी गारंटी। तो काउंटर में इंडिया जो अलायंस है, इट केम अप विद इट्स प्रोमिसेस नोन एज न्याय पत्र। सो दे आर मेकिंग प्रोमिसेस आफ्टर प्रोमिसेस। मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस, दिस आर्टिकल सेज, विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रीबीज। क्या होता है फ्रीबीज, वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स विदाउट एनी लॉन्ग टर्म विजन या बेनिफिट। किसी को साइकिल दे दो, तो किसी को रेडियो बंटवा दो, कलर टीवी बंटवा दो, मतलब लोगों को खुश करके वोट पालो, इसको कहा गया है फ्रीबीज। लोगों को कुछ भी, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में तो ऐसे भी खबरें आई कि कुछ पार्टीज ने मछली बंटवा दिया इलेक्शन से पहले, कहीं कहीं तो शराब बंटवा देते हैं, मतलब ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन से छुपा करके। तो ये सब आएगा फ्रीबीज। शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मतलब ऐसी चीजें जो जनता में काफी पॉपुलर है, लोगों को काफी अच्छा लगता है, और लोगों को वही सारी चीजें अच्छी लगती हैं जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना हो। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बच्चों को भी क्या अच्छा लगता है, बोलो खेलने चले जाओ और आइसक्रीम खा लो, तो वो चीजें अच्छी लगती हैं। उनको बोलो कि बैठ करके पढ़ो, इससे लॉन्ग टर्म में तुम्हें फायदा होगा, अच्छा नहीं लगता ना, बिकॉज दे आर नॉट दैट विजनरी। आम जनता भी मोर और लेस वैसी ही होती है, आम जनता का नाम ही है आम जनता, मासेस। सो पॉपुलर थिंग्स आर इन जनरल नॉट लॉन्ग टर्म विजनरी थिंग। सो शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स प्रमोट करती हैं पार्टियां, ताकि लोगों को ज्यादा वो लुभाएं, अट्रैक्ट करें, और लोग उनको वोट दें, और उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स सक्सेसफुल हो पाए। बट सच फ्रीबीज डू नॉट हैव मच लॉन्ग टर्म बेनिफिट या विजन। आरबीआई ने डिफाइन करने की कोशिश की फ्रीबीज को इन इट्स रिपोर्ट इन 2022। ये डेफिनेशन अगर आप याद कर पाओ तो अच्छा रहेगा कि फ्रीबीज आर पब्लिक वेलफेयर मेजर्स दैट आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज फॉर पॉलिटिकल गेन्स। तो लोगों को फ्री में कुछ प्रोवाइड करा दीजिए अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। बट आरबीआई ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड फ्रीबीज फ्रॉम लॉन्ग टर्म वेलफेयर मेजर्स लाइक हेल्थ एजुकेशन। अगर आप फ्री में हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रीबीज, बिकॉज उससे तो लॉन्ग टर्म में देश को फायदा होगा। लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीजें कि मछली बंटवा दो, शराब बंटवा दो, ये सब चीजें तो वोट बैंक पॉलिटिक्स हैं।
इसी फ्रीबीज कल्चर को हाईलाइट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2 साल पहले, जब उन्होंने इसको नाम दिया रेवरी कल्चर। तो रेवरी एक तरह की मिठाई है जो मध्य प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि रेवरी कल्चर हमारे देश को डार्कनेस की तरफ ले जा रहा है। ये फ्रीबीज कल्चर हमारे देश को डार्कनेस की तरफ ले जा रहा है। हर एक पार्टी अपने तरफ से खूब सारे प्रोमिसेस कर रही हैं कि हम जीत गए तो ये करेंगे, वो स्कीम, वो वेलफेयर लाएंगे, ऐसा लाएंगे। इस चक्कर में देयर इज ए कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल सिस्टम जिसमें एवरी पार्टी इज मेकिंग मोर एंड मोर कंसेशनल प्रोमिसेस इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म revenue expenditures which will not have long term benefit for the economy or the people, and that is forcing the country towards age of darkness। ऐसा मोदी जी ने रेस किया, उसी को नाम दिया उन्होंने रेवरी कल्चर, कि जैसे रेवरी खिलाओ वोट पाओ, मिठाई खिलाओ वोट पाओ। तो रेवरी कल्चर या फ्रीबी पॉलिटिक्स या पॉपुलिस्ट मेजर्स, तीनों मोर और लेस एक ही बातें हैं। लोगों को वो दीजिए जो लोग चाहते हैं। वो बात अलग है कि उससे देश का लॉन्ग टर्म में फायदा ना हो, बट लोगों को वो दीजिए जो लोग चाहते हैं। लोग खुश होंगे, वोट देंगे, आपकी सरकार बनेगी। सो अभी जिन सब बैचेज में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ है, वो बैचेज इस डिस्कशन को लिंक करके देखें विद द कॉन्सेप्ट ऑफ FRBM एक्ट, डेट टू जीडीपी रेशियो का इशूज ऑफ राइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि फ्रीबीज जब बढ़ेगा तो मेनली क्या बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। FRBM एक्ट में क्या बोला गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी 0% ऑफ द जीडीपी। ओरिजिनली FRBM एक्ट में तो यही बोला गया है। अब जब बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, फ्रीबीज देंगे, तो सरकार को बोरो भी करना पड़ेगा उसके लिए, और सरकार जब बोरो करेगी तो डेट टू जीडीपी रेशियो विल राइज। तो ऑल सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी इंटरलिंक्ड। अब फ्रीबीज की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। यू सी, फ्रीबीज के फेवर में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो यह है कि फ्रीबीज से ग्रोथ विटनेस होता है। जैसे फ्रीबीज में अगर हम मान लीजिए कि अरुणोदय स्कीम की बात कर ले, अब उसको फ्रीबीज कहा जाए, वेलफेयर कहा जाए, वो भी हम देखेंगे आगे, बट लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा अलग अलग स्कीम के अंतर्गत, तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो फिर सप्लाई बढ़ेगा, ग्रोथ आएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, मिड डे मील स्कीम में गरीब लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में लगभग 81 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है, 5 किलोग्राम पर मंथ। मिड डे मील स्कीम में गरीब बच्चों को कुक्ड हॉट मील खिलाया जाता है लंच के टाइम में। तो इससे क्या होगा, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर्स जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और एग्रीकल्चरल ग्रोथ विटनेस होगा। ये भी आर्गुमेंट है कि फ्रीबीज से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी कम होती है, क्योंकि फ्रीबीज की मदद से सरकारें जो हैं वो वुमेन के लिए कुछ खास एम्पावरिंग मेजर्स ले सकती हैं। जैसे तमिलनाडु और बिहार की सरकार जो है, इट इज़ नोन फॉर गिविंग वुमेन सीविंग मशीन्स टू द वुमेन इन ऑर्डर टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हेल्प लेसर डेवलप्ड स्टेट, जो गरीब स्टेट्स हैं, अब वहाँ पे रोजगार के तो बहुत सारे मौके हैं नहीं, तो लोगों को फ्रीबीज की मदद से ही थोड़ा बहुत सरकार जो है उनको गरीबी से बचाए रखने की कोशिश करती है। एंड इट इज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ पार्ट 4 ऑफ द DPSP, क्योंकि DPSP पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट एक्सपेक्ट्स द स्टेट टू रिमेन अ वेलफेयर वन। मतलब DPSP के हिसाब से हमारे देश में सरकार को वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज फॉलो करने चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या फ्रीबीज को लेकर के यही तो है कि कौन सी पॉलिसी को पॉपुलिस्ट मेजर कहा जाए, वोट बैंक पॉलिटिक्स या रेवरी कल्चर कहा जाए, और कौन सी पॉलिसीज को कहा जाए कि ये ट्रू वेलफेयर मेजर है इन लाइन विथ DPSP पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को लेकर के तो सारा इशू है या प्रॉब्लम है, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन बिटवीन अ जेन्युइन वेलफेयर पॉलिसी एंड ए फ्रीबीज वोट बैंक पॉलिसीज। ये क्राइटेरिया डेवलप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी, बट वो कमेटी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को भी डिसॉल्व कर दिया। यही समस्या के कारण फ्रीबीज का जो कल्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है। और कुछ लोग तो फ्रीबीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं कि ग्रोथ आता है, इन अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, इनइक्वालिटी एड्रेस होता है, एंड इट इज़ नॉट फ्रीबीज बट इट इज़ एक्चुअली वेलफेयर। बट फ्रीबीज के बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। इसी कारण से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको नाम दिया रेवरी कल्चर। उन्होंने कहा कि देश अंधकार की तरफ जा रहा है। देखते हैं क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ फ्रीबीज। इकोनॉमिक बर्डन ऑन द स्टेट, क्योंकि फ्रीबीज देने के लिए सरकार को बोरो करना होगा, डेट टू GDP रेशियो बढ़ेगा, तो स्टेट के एक्सचेकर पे, सरकारी खजाने पे दबाव पड़ेगा। इट इज अनसस्टेनेबल। एवरी टाइम यू कीप ऑन गिविंग सब्सिडी और
things at subsidized rate, so it will create problems in one way or the other. For example, बहुत सस्ता फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर देने का नतीजा क्या हुआ? फार्मर्स एक्सेसिव यूरिया इस्तेमाल करने लगे और उसका नतीजा दो लेवल पे आ रहा है। एक तो सरकार अपने जेब से सब्सिडी दे रही है यूरिया के लिए, और एक्सेसिव यूरिया इस्तेमाल होने के कारण सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है, जिस कारण से उसकी फर्टिलिटी गिर रही है। तो देखिए, डबल नुकसान हो रहा है। एक तो जेब से खर्च हो रहा है और प्लस सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया। एंड व्हाई एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया इज हैपनिंग? बिकॉज यूरिया इज हेवीली सब्सिडाइज्ड। अब इसको फ्रीबीज बोला जाए कि वेलफेयर बोला जाए, आप ही बताइए। क्योंकि यूरिया को अगर सब्सिडी उसमें से हटाया जाएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, किसान नाराज हो जाएंगे। किसान नाराज हो जाएंगे तो वोट नहीं देंगे। इस डर से सरकारें हटाती नहीं है। तो इट शुड बी कॉल्ड एज फ्रीबीज बिकॉज ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखा जा रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट देखा जा रहा है। लॉन्ग टर्म तो कोई फायदा हो नहीं रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। बाउंटीज टू वेल ऑफ, इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने हाईलाइट किया कि बहुत सारे ऐसे भी वेलफेयर स्कीम्स हैं या सब्सिडी स्कीम्स हैं जिसमें अमीर लोगों को फायदा मिल जाता है, हु आर रिलेटिवली वेल ऑफ। जैसे ट्रेन की जो टिकटें हैं, जो एसी क्लास की टिकटें हैं, उसमें तो रिलेटिवली अमीर लोग ही ट्रैवल करते हैं ना। These tickets are also subsidized. So indirectly the freebies or the subsidies are going to the well of people. And irresponsible budgetary management, सरकारें जो हैं इस तरीके से बजट मैनेज करती हैं जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म असेट क्रिएशन ना हो, शॉर्ट टर्म बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाती हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप आरबीआई का ये हाल फिलहाल का डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में डिमांड चल रहा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हटा करके, एनपीएस को हटा करके, नेशनल पेंशन स्कीम को हटा करके पुराने वाले पेंशन स्कीम पे लौट जाया जाए, जहां पे सरकार अपने जेब से पेंशन देती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो वट एवर वुड बी द लास्ट विड्रॉन सैलरी, उसका 50% सरकार पेंशन के तौर पे देती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। सरकार ने वो चीजें हटा दी एनपीएस में, और सरकार ने क्या कहा कि अब एम्प्लॉयज को अपने सैलरी से कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा इन द पेंशन फंड। 10% वो कंट्रीब्यूट करेगा अपनी सैलरी का और 14% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी एज पर एनपीएस। और ये जो एक कॉर्पस बनेगा, लमसम पैसा जमा होगा लाइफ टाइम उसके जॉब के कारण, उसी पैसे से उस एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में। 60% अमाउंट लमसम के तौर पे दे दिया जाएगा, बाकी 40% को ऐसे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जिससे उस एम्प्लॉय को मंथली बेनिफिट इनकम मिलता रहे। दैट वुड बी हिज पेंशन और हर पेंशन। अब इससे कैसा एम्प्लॉय के मन में थोड़ा डाउट आ रहा है कि पता नहीं, मेरा ही पैसा है, मुझे ही घुमा के मिल रहा है। पहली बात तो पहले पेंशन सरकार अपने तरफ से देती थी। दूसरा, इन्वेस्ट होगा मार्केट में, मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो मेरा पेंशन फिक्स नहीं है, वो बढ़ता घटता रहेगा। इसलिए कई सारे स्टेट्स में लोग दबाव दे रहे हैं कि ओपीएस लाया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लाया जाए, और स्टेट गवर्नमेंट्स कह भी रहे हैं कि हाँ हाँ हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले जाएंगे। इसी पे आरबीआई ने वार्निंग दी कि अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाओगे तो आपके खर्चे और बढ़ जाएंगे, आपके जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और बढ़ जाएंगे। और ओवरऑल इफ वी रिटर्न बैक टू ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, देन एज पर आरबीआई फिस्कल बर्डन विल इंक्रीज बाय 0.9% ऑफ द जीडीपी एनुअली। इतना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा हमारा ऑन द पेंशन स्कीम ओनली, विच इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच विल नॉट यील्ड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ये सब तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ फ्रीबीज। देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल चैलेंजेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रीबीज। देखिए, फ्रीबीज कल्चर के कारण फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पार्टी पावर में रहेगी असल में फ्रीबी पॉलिसीज तो वही ला पाएगी। जो ऑपोजिशन में हो तो खाली प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम जीत गए तो ऐसा करेंगे, लेकिन जो पावर में है वो तो सरकारी खजानों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पॉलिटिकल गेन्स। सो दैट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरा, रिड्यूस क्रेडिबिलिटी। देखिए, सारी पार्टियां जो हैं आजकल, मैंने पहले ही कहा, इस आर्टिकल में बोला कि सेल्समैन बनी पड़ी हैं। उनकी आइडियोलॉजी से उनको कोई मतलब नहीं रह गया है, उनकी क्या फिलोसफी उससे मतलब नहीं रह गया। दे आर मेकिंग कंसेशनल अनाउंसमेंट्स वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर वोट्स। तो रेवरी खिलाओ वोट पाओ, इससे सारी पार्टियों की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। दैट इज अनदर पॉलिटिकल चैलेंजेस। क्या सॉल्यूशन है? रिस्पॉन्सिबल तरीके से बजट मैनेज किया जाए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एफआरबीएम एक्ट में बोला गया है, और क्लियर कट डिस्टिंक्शन डेवलप करने की कोशिश की जाए बिटवीन, देयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू डिटरमाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर पॉलिसीज। इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है, थोड़ा सा पढ़ लेना, आसाम ट्रिब्यून में आर्टिकल है। एक तरफ बोला गया कि मोदी गारंटी, तो दूसरे पार्टी ने कहा न्याय पत्र। इलेक्शन कैंपेन जो है वो आजकल हो गया है, जैसे सेल्समैन होते हैं, कॉरपोरेट ग्रुप्स होते हैं,
वो एक पे एक कंसेशन देते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट, ऑफर, डिस्काउंट एंड ऑल। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी काम कर रही हैं। दैट इज वाई चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन टर्म्ड फ्रीबीज एज फिस्कल डिजास्टर। ये याद रखना ये वर्ड। ही सेड कि इट कैन टर्न आउट टू बी ए फिस्कल डिजास्टर। उसके बाद आपको मैंने बताया ओल्ड पेंशन स्कीम पे अगर लौट करके गए तो 0.9% तक हमारा जीडीपी 0.9% ऑफ द जीडीपी वुड बी एडिशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस तरीके से क्राइसिल ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि श्रीलंका की सरकार के कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स के पीछे भी एक बड़ा कारण इस तरीके की खराब पॉलिसीज ही थी, जहां लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा रहा था टुवर्ड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, ज़्यादा उनको इंटाइज किया जा रहा था टुवर्ड्स गवर्नमेंट पॉलिसी, बट रैशनल फिस्कल पॉलिसीज नहीं बन रही थी। दैट लेड टू कोलैप्स ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी। ऐसी गलती हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये जो टेलीस्कोप है इसको स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया है, 2021 में ही लॉन्च किया गया था। कॉस्मिक रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करता है और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन वो अर्थ पे भेजता है, जिसकी मदद से हम लोग यूनिवर्स को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इट इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इसको भेजा गया इन प्लेस ऑफ हुब्बल स्पेस टेलीस्कोप। इसके पहले हुब्बल टेलीस्कोप था जो यही काम करता था, उसको रिप्लेस करके फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, विच इज अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हुब्बल टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, व्हाट इट विल ट्राई टू फाइंड आउट? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप विल ट्राई टू लुक इनटू द पास्ट। कैसे? जेम्स वेब टेलीस्कोप विल ट्राई टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिग बैंग इवेंट, कि कैसे हुआ बिग बैंग, कैसे फिर यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। अब आप सवाल उठता है कि सर जो चीज 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हो गई उसको जेम्स वेब टेलीस्कोप आज कैसे समझ पाएगा? तो उसके लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को वो लाइट स्टडी करना होगा जो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अवे से आ रही है। इमेजिन कीजिए, देखिए डिस्टेंस का एक यूनिट, जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, वैसे ही डिस्टेंस का एक यूनिट होता है लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर मतलब वो डिस्टेंस जो एक लाइट एक साल में कवर कर लेती है, दैट इज लाइट ईयर। ठीक है, सो मान लीजिए कि जो लाइट जेम्स वेब टेलीस्कोप से 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, इफ अ गैलेक्सी यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इज 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, दैट मीन्स वहां से जो लाइट आ रहा है दैट वाज क्रिएटेड राइट आफ्टर द बिग बैंग, क्योंकि बिग बैंग हैपेंड अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो लाइट क्रिएट हुई होगी वो अभी तक 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। और अगर कोई भी ऐसा गैलेक्सी जो इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, तो उस गैलेक्सी से आने वाला जो लाइट इसको पहुंचेगा दैट इज एज ओल्ड एज बिग बैंग इवेंट। दैट मीन्स दैट लाइट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द बिग बैंग एक्सप्लोजन। I hope I am making sense to you. 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अगो से आने वाली जो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पे जो गैलेक्सी है, उससे जो लाइट हम रिसीव करेंगे वो लाइट उसी वक्त बना होगा जिस वक्त बिग बैंग हुआ था, क्योंकि 13.8 लाइट ईयर्स अवे का मतलब वो लाइट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। आई जस्ट होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो ये डायग्राम आपको बनाना है। यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है जेम्स वेब टेलीस्कोप पे प्रश्न, मैं आगे आपसे वो करवाऊंगा। तो अगर हमारे पास कोई भी लाइट मिल गई जो 13.8 लाइट ईयर्स ओल्ड है, तो उसको स्टडी करके हम लोग बिग बैंग के बारे में और यूनिवर्स के बारे में, ओरिजिन के बारे में समझ सकते हैं।
और वो लाइट को 13.8 लाइट ईयर्स अवे डिस्टेंस से आना होगा। और इसकी मदद से जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम लोग डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सबको भी समझ सकते हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ आवर यूनिवर्स, जिसके बारे में हमें कुछ खास पता है नहीं। इनके बारे में डिटेल में हमने 10 अप्रैल 2024 को डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। करंट डेवलपमेंट क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज स्पॉटेड वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी। गैलेक्सी का नाम है जेडेस GSZ 140 and it is measuring light about 1700 light years across. 1 light year is the distance close to 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। तो एक लाइट 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एक साल में। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच। और जेम्स वेब ने एक गैलेक्सी को स्टडी किया है दैट वाज 1700 लाइट ईयर्स अगो और अक्रॉस। सोचिए, वैसे ही 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस वाले गैलेक्सी को स्टडी कर लिया जेम्स वेब ने जिस दिन, उस दिन पता चल गया हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, बिग बैंग के बारे में। ठीक है, तो आज आई टोल्ड यू जेम्स वेब टेलीस्कोप which by peering across vast cosmic distance is looking to go back in time, ये पास्ट में जाकर के यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है। कैसे? तो यहाँ पे मैंने बताया, अभी हमारा लक्ष्य है 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंस को स्टडी करना। अभी बेचारा कितना स्टडी कर पा रहा है? 1700। कहाँ है? 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स। अभी कितना स्टडी कर पा रहा है? 1700 लाइट ईयर्स अवे एक गैलेक्सी को स्टडी किया है, विच इज द अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी टू अस सो फार। तो भविष्य में होगा किसी दिन हम लोग 13.8 लाइट ईयर्स अवे वाली गैलेक्सी को भी स्टडी कर पाएंगे और यूनिवर्स के बारे में पता चल पाएगा। तो यूपीएससी ने आई थिंक 2022 में, पिछले साल, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा था ये प्रश्न। तो मैंने यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इदम ना मम। दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल फॉर पेपर 1 essay राइटिंग एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स पर्सपेक्टिव। पहले करंट डेवलपमेंट समझते हैं, फिर समझेंगे इसका मतलब इदम ना मम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जब उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया, देन ही वेंट टू कन्याकुमारी और वहां पे उन्होंने 2 दिन की साधना की, मेडिटेशन की एट विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन तमिलनाडु। ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये मेमोरियल बनाया गया है ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जी के मेमोरी में। क्या था कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में भारत भ्रमण करने के बाद इसी कन्याकुमारी के इस रॉक आइलैंड पे जाकर के 2 दिन का मेडिटेशन किया था। तो फिर उनकी याद में यहाँ पे रॉक मेमोरियल बनाया गया। ये रॉक मेमोरियल बनाया गया 1964 में। इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई 1964 में और बाद में 1970 में पूरी तरीके से ये मेमोरियल बन करके तैयार हुआ, जिसको इनॉग्रेट किया उस वक्त के प्रेसिडेंट वीवी गिरी साहब ने। तो मुद्दा यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 में भारत भ्रमण करने के बाद कन्याकुमारी में ये जो रॉक आइलैंड है वहां जाकर के 2 दिन की मेडिटेशन की। बाद में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, एक है विवेकानंद मंडपम और दूसरा है श्रीपद मंडपम। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहीं जाकर के उन्होंने 2 दिन का फिर मेडिटेशन अभी किया है इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद। ये जो रॉक आइलैंड है, इट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। तीनों वाटर बॉडी जहां आकर के मिलती हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड लार्जर इंडियन ओशन, उन सब के कॉन्फ्लुएंस पे है ये रॉक आइलैंड, जहां पे है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, जिसमें 2 स्ट्रक्चर हैं, विवेकानंद मंडपम, श्रीपद मंडपम, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेडिटेशन किया है 2 दिन का। अब उन्होंने उसके बाद ये आर्टिकल भी लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल उनकी तरफ से आया। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उस पर प्रश्न आता है इन जनरल मेंस में। मैंने लास्ट ईयर बोला था मन की बात से प्रश्न आएगा, मैंने पिछले साल के कंटेंट इनरिचमेंट में कराया था और मन की बात पे प्रश्न आया भी राइट। तो मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल से प्रश्न आ सकता है मेंस में। इस आर्टिकल का
का थीम है ड्रीम न्यू ड्रीम्स। हमें नए सपने देखने होंगे, नए सपनों का सपना देखना होगा बेसिकली। तो जिस तरीके से हम अभी तक सोचते आ रहे हैं, बेसिकली हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होगा। अभी तक हमारा रिफॉर्म का तरीका वन डायमेंशनल है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए, हमारे देश तरक्की कर जाए। उनका कहना है कि हमारे देश को तरक्की करना जरूर है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड में नहीं, हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करना है और मोरल डेवलपमेंट भी कराना है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए उन्होंने 4 स्केल मंत्रा दिया है, स्पीड, स्केल, स्कोप, स्टैंडर्ड, हर चीज में इंप्रूवमेंट करना है हमें। तो याद रखिएगा 4 एरियाज फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये तो करना ही है, बट हमारे ड्रीम का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी साथ में होना चाहिए। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट मतलब खराब सामान बनाएंगे नहीं, डिफेक्टिव सामान बनाएंगे नहीं, और इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन के दौरान। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, हमें मोरल डेवलपमेंट भी करना होगा अपना। और मोरल डेवलपमेंट के लिए हमारे देश का जो कल्चरल ईथो है, पुरानी परंपरा है, उसको हमें याद करना होगा, और वो है परंपरा ऑफ ईदम ना मम। ईदम ना मम क्या है वो हम देखेंगे अगले पेज पे। ऐसे राइटिंग में कंक्लूजन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद हैड सेड इन 1897 दैट वी मस्ट डेडिकेट नेक्स्ट 50 years सोनली फॉर द नेशन। एग्जैक्टली 50 years आफ्टर हिज कॉल, भारत गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। तो उन्होंने कहा, और भारत के लोगों ने इस तरीके से डेडिकेटेड तरीके से 50 साल दिए देश को, और देश को आज़ादी मिली 1947 में। एंड टुडे वी हैव द सेम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेट्स डेडिकेट। अभी क्या है, हमें भारत को विकसित भारत बनाना अगले 25 सालों में। तो लेट्स डेडिकेट नेक्स्ट 25 years solely फॉर द नेशन। आवर एफर्ट्स विल क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द कमिंग जनरेशन, एंड देन ओनली आवर भारत विल अटेन ए न्यू हाइट एंड इट विल बिकम विकसित भारत। तो इस तरीके से कंक्लूजन में आप किसी ऐसे राइटिंग में इस आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा देख लेते हैं द मीनिंग ऑफ ईदम ना मम। मुझे लगता है कि इस पे एथिक्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा, ईदम ना मम का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। वी मस्ट रियलाइज। तो हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो करना ही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो करना ही है, साथ ही साथ मोरल डेवलपमेंट भी कराना है। उसके लिए हमें अपने देश की परंपरा ईदम ना मम को याद करना होगा। ईदम ना मम मतलब दिस इज नॉट माइन। इसका ये एक संस्कृत शब्द है, और इसका सीधा सीधा मतलब है दिस इज नॉट माइन। तो इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना भी पैसा कमाना चाहें कमा ले, लेकिन पैसे को ऐसा ना सोचे कि ये मेरा खुद का है और मैं सिर्फ अपने लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। इदम ना मम मतलब दिस इज नॉट माइन, इट इज फॉर कलेक्टिव वेलबींग। आप पैसे का उतना ही इस्तेमाल करें खुद पर जिससे आप एक अच्छा जीवन बिता पाए, नथिंग मोर देन दैट। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इदम ना मम इज वेरी मच सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी, कि जो भी वेल्दी लोग हैं वो अपने आप को उस वेल्थ का सिर्फ ट्रस्टी माने, कि हमें इस वेल्थ का देख रेख करना है। चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, वो संपत्ति आपने सिर्फ पर्सनल पर्पसेस के लिए नहीं है आपके पास, आप उसमें से उतना ही इस्तेमाल करें जो आपके लिए अच्छा जीवन दे पाए आपको। बाकी की संपत्ति आपको सोशल वेलफेयर पे खर्च करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इदम ना मम, दिस इज नॉट माइन। ये संपत्ति मेरी नहीं है, इट इज फॉर कलेक्टिव विंग। ये जो इदम ना मम का कॉन्सेप्ट है, इससे 2 आइडियाज प्रमोट होते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि थोड़ा बहुत सबके अंदर होना चाहिए भारत के लोगों में। एक तो अभ्यास की भावना। अभ्यास की भावना तभी आएगी, अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा प्रैक्टिस किए बात खत्म। यहाँ पे अभ्यास से मतलब है कि जो भी काम करें दिन भर उसमें पूरा पूरा ध्यान लगाएं। तो अभ्यास हियर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ध्यान या योग। consistent, dedicated, sincere effort in every day, every moment. And that will come only when we rise beyond selfishness and adopt the philosophy of idam namam ki ठीक है, duty for the sake of duty. Let do our duty. Let's do our duty honestly rather than thinking of collecting more and more money. तो एक तो अभ्यास की भावना आएगी, जो भी हम काम करेंगे ईमानदारी से कर पाएंगे, और दूसरा थोड़ी सी वैराग्य की भावना भी आएगी, डिटैचमेंट की, डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, कि नहीं नहीं हमें तो बस पैसा चाहिए। एवर्जन मतलब मन में भ्रांतियां नहीं आएंगी, छोटे विचार नहीं आएंगे। तो दोनों आसान नहीं है, बट ये दोनों भावनाएं थोड़ी सी आएंगी ईदम ना मम की फिलॉसफी को बार बार रिपीट करने से। और जब हमारे अंदर थोड़ा सा वैराग्य और थोड़ा सा अभ्यास की भावना आ जाएगी, तो फिर हमारा देश विकसित भारत बन पाएगा।
Next is State Pollution Control Board turns 50. This topic is important from our syllabus, GS paper 5, Assam issues point of view. तो 2 जून 1975 को असम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था। इसके 49 साल पूरे हो गए। नाउ इट हैज एंटर्ड इनटू द 50th ईयर। असम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इट वाज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो यही कानून की मदद से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की मदद से। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और असम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों इसी कानून की मदद से बने हैं। रोल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है कि वो बना भले वाटर एक्ट की मदद से है, लेकिन इसका काम है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सबको प्रिवेंट करना। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 एज वेल। बना वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत है, लेकिन बाद में एयर पॉल्यूशन एक्ट बनाया गया, तो उसमें भी नाम मेंशन कर दिया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और उसको काम दे दिया गया कि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों को आप रोकेंगे। उसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ असम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों असम और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों बने इसी कानून से हैं, वाटर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 से। असम वाले का काम है टू इंश्योर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स, जो भी नदियां हैं, पानी के जो भी स्रोत हैं, उनको क्लीनलीनेस मेंटेन करे एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। तो सेंट्रल लेवल पे जो काम बेसिकली सीपीसीबी करता है, वही काम स्टेट लेवल पे एसपीसीबी करता है। इसके 50 साल हाल फिलहाल में पूरे हो रहे हैं। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूएन पीस कीपर्स के ऊपर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर ऑफेंसिव पर्पसेस, इट इज यूज्ड ओनली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सबसे रिसेंटली 2015 में ज्वाइन कराया गया था रेनबिम्बी को इन IMF HDR। एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इट कैन टेक सुओ मोटो environment related cases also as per Supreme Court direction। यहाँ पे मैंने hints में लिख दिया है। That's all from our side for today. Thanks for watching.